स्टूडेंट, जो इसका अगला मोड देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायोफाइटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी तरह किस पे डिपेंड करता है? पानी की बूंदों के। ये पानी की बूंदों का इंतजार करते हैं ताकि अपनी अगली जनरेशन को जन्म दे सकते हैं। देखते हैं ये कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन होते हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जानना बहुत जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि रिक्सिया में क्या है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? oogamous टाइप का होता है। यहाँ एक बड़ा नॉन मोटाइल एग होगा और छोटा मोटाइल मेट गैमीट होगा। इसके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? थैलस के अंदर एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड इन थैलस, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये थैलस है तो ये थैलस के अंदर धसा हुआ स्ट्रक्चर है, अंदर बाहर कुछ नहीं दिखेगा, इसके अंदर एम्बेडेड रहता है, धसा हुआ होते हैं। जो क्यों ऐसे धसे हुए होते हैं? इसको इन्वायरमेंट से सुरक्षा देता है, स्ट्रेस से बचाता है और सूखने से बचाता है। तो इसके स्टूडेंट, इसके स्पीसीज के हिसाब से रिक्सिया दो तरह के हो सकते हैं। एक क्या होते हैं? मोनोसियस और दूसरे डायोसियस। मोनोसियस क्या है? इसको होमोथैलिक भी कहते हैं। होमोथैलिक का क्या मतलब है? जहां एक ही थैलस पर क्या हो? बोथ ऑर्गन। एक ही थैलस है, एक ही रिक्सिया है, जिसमें क्या होगा? यहाँ मेल भी दशा होगा, फीमेल भी दशा होगा, दोनों ऑर्गन होते हैं। और दूसरा क्या है? डायोसियस या हेट्रोथैलिक। इसका क्या मतलब हो गया कि एक जो थैलस है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ खाली मेल ही है और एक दूसरा थैलस है जिसके पास क्या है? खाली फीमेल ही है, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोथैलिक। तो ये डिस्टिंक्शन क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें दोनों तरह के मेंबर होते हैं, मोनोसियस भी और डायोसियस भी। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखते हैं, पहले मेल ऑर्गन को देखेंगे जिसको क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं। तो ये क्या होता है? थैलस के हमेशा पूछा जा सकता है किस रीजन में होता है। तो अंदर घुसा है तो बाहर का तो वेंट्रल था, नीचे का हिस्सा क्या है? डॉर्सल। तो ये हमेशा डॉर्सल रीजन में एक एंथ्रीडियल जहां रहेगा उसको क्या कहते हैं? एंथ्रीडियल चेम्बर कहते हैं। जो ये धंसा हुआ हिस्सा आपको देख रहा है, इसको अगर पूरा एक नाम दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? एंथ्रीडियल चेम्बर कहते हैं। तो ये एंथ्रीडियल चेम्बर के अंदर छुपा होता है। इसके बच्चों दो मेंस पार्ट्स होते हैं। एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? स्टाक है। इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये क्या है? स्टाक है। एक स्टाक है और दूसरा क्या है? जो पूरा हिस्सा है बॉडी है। जैसे बैडमिंटन का रैकेट होता है उसके जैसा बॉडी है इसका। तो बॉडी के बाहर आपको क्या दिख रहा है? एक स्टेराइल लेयर, सिंगल लेयर का। देखिए यहाँ फिर मेंशन है, जैकेट का क्या लेयर है? एक लेयर का है। वो क्या है? स्टेराइल है और सिंगल लेयर। तो दो शब्द आ रहा है। स्टेराइल मतलब जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और ये कितने लेयर के जैकेट लेयर होते हैं? सिंगल। तो ये एक लेयर दिखा रहा है, वो क्या है? सिंगल लेयर जैकेट सेल है। ये क्या करता है? डेलिकेट जो अंदर के रिप्रोडक्टिव सेल है उनको प्रोटेक्ट करता है। और इसके जैकेट के अंदर क्या होते हैं? एंड्रोसाइड मदर सेल्स, जो पहले किस में बदलते हैं? एंड्रोसाइड्स बनाते हैं और फिर ये बदल के क्या हो जाते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। अब एंथ्रोजॉइड्स यहाँ असली हीरो है, और इस हीरो के कुछ कैरेक्टर है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंथ्रोजॉइड्स आपको कैसे दिख रहे हैं? फ्लैजिला वाले। कितने फ्लैजिला? दो। तो ये क्या हो गए? बाइफ्लैजिलेट। फ्लैजिला है तो ये जरूर चलेगा, मोटाइल है। तो यानी इनके पास दो फ्लैजिला है और जो स्विमिंग के लिए रेडी है। तो ध्यान दीजिए, ये पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क दिलाएगा। एंथ्रोजॉइड्स को कहाँ जाना है? फीमेल ऑर्गन तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए इसको क्या चाहिए? वाटर कंपलसरी है। बिना पानी के रिक्सिया आगे नहीं बढ़ता। तो इसीलिए क्या लिखा है? रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और इसी वाटर में चलने के लिए इसके पास क्या है? दो फ्लैजिला है। तो जब एंथ्रीडियम मैच्योर होता है और बारिश का पानी एंथ्रीडियल चेम्बर में जाता है, देखिए यहाँ दिखाया है इस फिगर में, क्या हो रहा है? बारिश हो रहा है और बारिश का पानी एंथ्रीडियल चेम्बर में जाता है। तो जैकेट सेल क्या करते हैं? पानी एब्सॉर्ब करके फूल जाते हैं। पानी इसमें एब्सॉर्ब होगा और जैकेट सेल क्या होंगे? फूल जाएंगे। और क्या होगा? टिप से रास्ता बन जाता है और सारे एंथ्रोजाइट एक मास की तरह बाहर निकलते हैं और पानी के फ्लेम में स्विम करने लगते हैं। तो स्टूडेंट, रिक्सिया का जो मेल गैमेट बिल्कुल एक स्विमर की तरह है, बस इसका क्या है? इसके पास स्विमिंग पूल नहीं है। ये कहाँ तैरेगा? रिक्सिया के सरफेस पे। अब हम देखेंगे आर्चिगोनियम को, जो इसका क्या है?
फीमेल ऑर्गन है। इसका शेप कैसा है? फ्लास्क शेप। तो जो फ्लास्क शेप होता है ये कहाँ होता है? थैलस के गहराई में छुपा होता है। तो ये एक सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं, ये एक सुरक्षित जगह भी होता है जहाँ फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसका शेप किसके तरह है? फ्लास्क यानी सुराही जैसा। तो सुराही में क्या होता है और ये कहाँ है? हमेशा याद रखना कि ये कहाँ होते हैं? डॉर्सल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे नहीं, डॉर्सल सरफेस पे होते हैं। और कहाँ होते हैं? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मिड रिब, जो बीच का जगह था जो बताया गया था थोड़ा मोटा होता है, उस मिड रिब के पास होते हैं। और क्या होते हैं? एम्बेडेंट होते हैं, धसे रहते हैं। तो अब अगर इस आर्चिगोनियम की बात किया जाए तो एक मैच्योर आर्चिगोनियम में दो हिस्से होते हैं। एक होता है नीचे का गोल भेंटर और ऊपर एक लंबा सुराही का गर्दन जिसे नेक कहते हैं। तो पहले इसके जो स्वालेन नीचे का पोर्शन है उसको देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? भेंटर कहते हैं। इसके अंदर दो सेल्स होते हैं। एक क्या होता है? एक सेल होता है। और दूसरा एक सेल जो होता है ये सबसे बड़ी सेल होती है। और ये क्या है? फीमेल गैमीट है। और ऊपर आपको एक छोटा सा सेल दिख रहा है, वो क्या है? वेंट्रल कैनाल सेल है। ये एक के ठीक ऊपर होता है और वेंट्रल की दीवार, एक वेंट्रल कैनाल सेल हो गया, एक सेल हो गया, और इसमें एक दीवार होता है। दीवार को क्या कहते हैं? वाल कहते हैं। और वाल क्या है? यहाँ देख सकते हैं एक सिंगल लेयर का एक वाल होता है जो इसको क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। अगर ऊपर नेक वाले पार्ट का बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले क्या दिखता है? नेक कैनाल सेल दिखता है। जो ये बीच का हिस्सा है, इसको अगर ऐसे समझाया जाए, यहाँ से बीच में एक कुछ सेल्स का लंबा श्रृंखला है जो कितना है? 4 to 6 सेल्स है, जिनको क्या कहा जाता है? नेक कैनाल सेल कहा जाता है। इसका नंबर क्या है? याद रखने वाला है, एंट्रेंस में पूछा जाता है। 4 to 6 होता है। जो कैसे है? एक वर्टिकल लाइन में सजा रहता है। इसके ऊपर क्या है? सबसे टॉप पे कवर सेल्स होते हैं जिनका कितना नंबर है? 4 है। तो ये क्या रहते हैं? ये बंद रहते हैं जब तक आर्चिगोनियम मैच्योर नहीं होता। अगर नेक सेल्स के नेक में जो नेक हिस्सा है, दूसरे भी आपको यहाँ सेल्स दिख रहे होंगे जो किसको कवर किया है? नेक कैनाल सेल्स को। ये कैसे होते हैं? ये 6 to 9 टायर्स होते हैं। तो 6 to 9 टायर्स का क्या मतलब है? ये 6 वर्टिकल रोज में होंगे। जैसे ये हो गया 4 5 6 वर्टिकल रोज में है। और क्या होते हैं? एक चैनल बनाता है। तो वो चैनल में कैसा होता है? जैसे ये ऐसे कुछ वर्टिकल से कुछ रो है, तो ये क्या हो गया? इसका ऊपर का गर्दन हो गया। तो इसमें कितने टायर्स होते हैं? 6 to 9 टायर्स है। और कितने वर्टिकल्स रो है? 6 है। तो इसको इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है? इस नेक को पार्ट को क्लम्पिट करता है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? इसका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में स्टूडेंट क्या होता है? जैसे ही आर्चिगोनिया मैच्योर होता है, तो मैच्योर होने से सबसे पहले क्या इवेंट होता है? जो ये नेक कैनाल सेल है और वेंटर कैनाल सेल है, ये क्या हो जाते हैं? ये आपस में टूट जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और डिसॉल्व होता है तो एक चिपचिपा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनता है। तो ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है ये क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करता है। और पानी के एब्जॉर्प्शन से क्या होगा? ये फूल जाता है। और फूलने से क्या, कहाँ दबाव पड़ता है? कवर सेल पे दबाव पड़ेगा और कवर सेल क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो जो बच्चों एंथ्रोजॉइड्स थे जिनके पास कितने फ्लैजिला थे? 2 फ्लैजिला थे। ये 2 फ्लैजिला वाले एंथ्रोजॉइड्स क्या करते हैं? ये पानी के परत में फिल्म में स्विम करते हैं। और कहाँ पहुंच जाते हैं स्विम करते करते? नेक के पास पहुंच जाते हैं। नेक के रास्ते क्या करेंगे? ये अब अंदर आएंगे। और ये जो सारे बीज वाले सेल थे वो तो खत्म हो चुके हैं। तो इनमें से क्या करेगा? अंदर आ जाएगा और एक के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। और फ्यूज होके क्या बनाएगा? हमारा फाइनल जाइगोट बन जाएगा। तो ये जाइगोट से क्या शुरू होता है? स्पोरोफाइट स्टेज शुरू हो जाएगा। अब तक जो इसका सारा स्ट्रक्चर था वो क्या था? गैमिटोफाइट था। अब क्या बनेगा? स्पोरोफाइट जनरेशन का शुरुआत होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि इसमें नेक कैनाल सेल्स कितने होते हैं? 4 to 6 होते हैं। और वेंट्रल कैनाल सेल कितना है? बस सिंगल होता है। और एक सेल एक होता है जो कहाँ है? वेंटर रीजन में है, सिंगल लेयर वाल है। और इसमें किसमें एंथ्रोजॉइड्स आएगा? स्विम करेगा वाटर के फिल्म में। अब हम लोग जानेंगे रिक्सिया के स्पोरोफाइट के बारे में।
तो जितने भी ब्रायोफाइट्स है उसमें रिक्सिया ही एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसका स्पोरोफाइट क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है सारे ब्रायोफाइट्स में। ऐसा क्यों के होता है, क्योंकि इसमें वो कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होते जो मार्केंसिया या फ्यूनेरिया में दिखते हैं। इसका बहुत ही आसान डिजाइन होता है और एवोल्यूशन में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। तो अगर इसके स्पोरोफाइट को ध्यान से देखें तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फूट, एक सीटा और तीसरा क्या होता है, कैप्सूल होता है। लेकिन रिक्सिया में क्या होता है, ये फूट और सीटा एब्सेंट होते हैं, क्या पाए जाते हैं, कैप्सूल पाया जाता है। तो स्पोरोफाइट मतलब क्या है, सिर्फ कैप्सूल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रिक्सिया का स्पोरोफाइट में कौन सा हिस्सा है, तो बस इसको याद रखना है, रिक्सिया में क्या होता है, खाली कैप्सूल होता है। इसका कैप्सूल ही पूरी तरह से इसका स्पोरोफाइट है। और ये कैप्सूल कहाँ रहता है, गैमिटोफाइट से धसा हुआ रहता है और चिपका हुआ रहता है। इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये अपना खाना पानी के लिए पूरी तरह किस पे डिपेंड है, गैमिटोफाइट पे डिपेंड होता है। तो इसका जो स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से गैमिटोफाइट पे डिपेंड होता है। इसके सुरक्षा के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, यहाँ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, एम्बेडेड इन गैनोफाइट नरिश्ड बाय गैमिटोफाइट, मतलब पूरी तरह से गैमिटोफाइट, क्योंकि इसमें ना क्लोरोफिल है और फुली डिपेंडेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो इस पे एक टिश्यू होता है, सॉरी, इसका एक आउटर लेयर होता है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन सेल्स दिख रहा है जिसका क्या नाम है, कैलिप्ट्रा। क्यों इसके बारे में बता रहे हैं, कि इसको प्रोटेक्ट करता है कौन, कैलिप्ट्रा प्रोटेक्ट करता है। और कैलिप्ट्रा किसका पार्ट होता है, गैमिटोफाइट का पार्ट होता है। तो कैलिप्ट्रा क्या है, हेप्लॉइड है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कैलिप्ट्रा जो स्पोरोफाइट को कवर किए हुए रहता है उसका पोलाइडी कैसा है, तो याद रखना है कैलिप्ट्रा क्योंकि किसका पार्ट है, गैमिटोफाइट का पार्ट है, उसलिए क्या होगा, हेप्लॉइड होगा। और गैमिटोफाइट में किस हिस्से का पार्ट है, ये आर्चिगोनियम का ही हिस्सा होता है जो बाद में क्या बन जाता है, कैलिप्ट्रा बन जाता है। अब इसके अंदर के चीजों को देखा जाए तो ये आपका कैप्सूल दिख रहा है। तो अगर स्पोरोफाइट डेवलपमेंट भी बात करें तो फर्टिलाइज्ड एग बनता है, अर्ली डिवीजन होंगे और उससे यंग स्पोरोफाइट बनेगा जो डिफरेंशिएशन होके क्या बनाते हैं, स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, स्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे। और इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, क्योंकि स्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड होते हैं सारे, एक जाइगोट से बनते हैं। मियोसिस से क्या बनेंगे, हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे। पर एक खास बात यहाँ होता है, ये जो हैप्लॉयड स्पोर होते हैं ये चार चार के ग्रुप में, यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या दिख रहा है, चार चार के ग्रुप में शुरुआत में जुड़े होते हैं, इसलिए स्पोर क्या है, टेट्राड के रूप में होते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म का, किस ब्रायोफाइटा में स्पोर टेट्राड अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, तो ये किसका केस में है, रिक्सिया में। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव पॉइंट है, रिक्सिया में जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या है, बस पोर्स है, इसमें क्या नहीं होते, इलेटर्स। आगे के हम लोग ब्रायोफाइटा में देखेंगे तो उसमें इलेटर्स, स्यूडो इलेटर्स, ये सब भी दिखेंगे। तो यहाँ इलेटर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको याद रखना है, रिक्सिया में इलेटर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इलेटर्स होते क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जो स्पोर को बाहर डिस्पर्सल में, इसके टूट के बाहर कैसे ये जाएगा टूटने के बाद, जिससे ये दूर दूर तक फैल सके, जिसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जल कहते हैं। तो ये डिस्पर्जल में हेल्प करने के लिए होते हैं। लेकिन हमारा जो प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव फीचर है जिसमें क्या है, इलेटर एब्सेंट है। तो आप सोचेंगे तो रिक्सिया के पास तो ये एडवांस फीचर नहीं है, तो इसके स्पोर दूर तक कैसे जाते हैं। तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, क्या होता है, जब इसका थैलस सूख जाता है तो ये क्या होने लग रहा है, डीके होने लगता है, ये सड़ने लगता है। तो जब कैप्सूल डीके होने लगता है तब कैप्सूल यहाँ से डीके होने लगेगा, तो इस पे प्रेशर पड़ता है तो कैप्सूल क्या होता है, फट जाता है और स्पोर क्या होंगे, मिट्टी में बिखर जाते हैं। और एक स्पोर जर्मिनेट होकर फिर से वही हरा भरा गैमिटोफिलिक थैलस तैयार कर देता है। और इस तरह रिक्सिया का लाइफ साइकिल का एक साइकिल पूरा होता है। तो स्टूडेंट, रिक्सिया का स्पोरोफाइट बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो कभी अपने घर से यानी गैमिटोफाइट से बाहर नहीं निकलता। इसके पास फूट नहीं है तो चल नहीं सकता, सीटा नहीं है तो सारा जो खाना पीना है उसी के लिए डिपेंड करता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये क्या होगा,
इसका स्पोरोफाइट क्या है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, सबसे प्रिमिटिव है और रिड्यूस है। तो रिक्सिया से बेहतर स्पोरोफाइट किसी का एग्जाम्पल नहीं है जो सिंपल है स्पोरोफाइट हो। तो स्टूडेंट हम लोग इसका डिस्पर्सल और जर्मिनेशन तो देख ही चुके थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब क्या होता है कैप्सूल का वॉल डीके हो जाता है तो क्या होता है, बाहर के टिश्यू धीरे धीरे डीके होते रहते हैं, तो ये क्या होंगे, इस पे प्रेशर डालता है और ये क्या होगा, स्पोर मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं। तो ये क्या है, ब्रायोफाइटा का सबसे प्रिमिटिव वे है स्पोर्स को डिस्पर्सन करने का। मिट्टी में गिरने के बाद क्या होता है, जैसे स्पोर थोड़ी सी नमी मिलते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्पोर क्या हुआ, डिस्पर्सल हो गया और क्या हुआ, नया नमी मिला तो क्या हो जाएगा, नया गैमेटोफाइट निकलता है। कैसे निकलता है, पहले क्या बनता है, जर्म ट्यूब बनेगा, तो स्पोर से क्या बनता है, जर्म ट्यूब, और जर्म ट्यूब से क्या बन जाएगा, एक यंग थैलस बनता है। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, हरा भरा होके वही डायक्टोमकली ब्रांच गैमेटोफाइट पूरा बना देता है। तो एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि इसका लाइफ साइकिल कैसा है, तो ये इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बच्चों जरूर याद रखना है कि रिक्सिया का लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो इसका मतलब क्या है, कि इसके मतलब है कि इसकी जिंदगी में दो फेजेज आते हैं, एक है हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड। यहाँ हम लोग देख सकते हैं गैमेटोफाइट क्या था, हैप्लॉइड था, आर्चिगोनियम क्या था, एंटीडियम क्या था, हैप्लॉइड था। डिप्लॉइड कौन हो गया, जाइगोट हो गया, और डिप्लॉइड कौन हो गया, कैप्सूल हो गया। फिर मियोसिस के बाद स्पोर बन गए, हैप्लॉइड थे, स्पोर रिमूव है, सारे हैप्लॉइड थे, फिर गैमेट भी हैप्लॉइड बना। तो जो डोमिनेंट हरा भरा है और खाना खुद बनाता है वो कौन सा फेज था, गैमेटोफाइट था। स्पोरोफाइट क्या था, पीस सर कैप्सूल में था और वो पूरी तरह गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था। तो इस तरह के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जहाँ दो तरह के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक ये ऐसा दिख रहा है और बीच में एक छोटा सा ऐसा भी स्ट्रक्चर दिख जाए, तो उसको क्या कहते हैं, हेट्रोमार्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि दोनों फेज एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। स्पोरोफाइट में क्या दिखा था, बस कैप्सूल दिखा था, जो गैमेटोफाइट में नहीं होता, बल्कि ये बहुत रिड्यूस था, फिर भी एक स्ट्रक्चर था, तो इसको क्या कहते हैं, हेट्रोमार्फिक करते हैं। तो चलिए पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समराइज करते हैं कि सबसे पहले क्या था, हैप्लॉइड थैलस बनता है, थैलस के ऊपर क्या है, एंथ्रिडिया और एंटीगोनिया थे, जो क्या होते हैं, डॉर्सल साइड पे क्या होते हैं, दबे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। पानी की मदद से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट इसमें बस क्या होता है, सिर्फ कैप्सूल होता है, सीटा और फूड एब्सेंट होता है। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं जो स्पोर बनाते हैं, जिसका प्राइमरी क्या था अरेंजमेंट, टेट्राड में होते हैं, एग्जाम के लिए याद रखना है। फिर क्या होता है, ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं और फिर नया थैलस बना लेते हैं। तो स्टूडेंट रिक्सिया को हम प्रिमिटिव लिवरवर्थ का माना जाता है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट का सबसे शुरुआत क्या है, इसी से होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव लिवरवर्थ कहते हैं। इसका स्पोरोफिट क्या है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, बस कैप्सूल है, यानी एवोल्यूशन ने इसे सिंपल बनाया है कि इसमें सिर्फ एक कैप्सूल बचा है, इसमें कोई क्या होता है, कहीं भी हम लोग जाइलम फ्लोएम वाले कंडक्टिंग टिश्यू नहीं देखे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि प्लांट ने कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले कैसे सर्वाइवल करना सीखा, पहले तो नहीं था, फिर भी ये ग्रो करते हैं, आज भी दुनिया के हर जगह में पाए जाते हैं, तो बिना कंडक्शन के भी ये जी सकते हैं। इनका टिश्यू क्या था, बहुत सिंपली डिफरेंशिएट रहा, ऊपर का हिस्सा कैसा था, छोटे छोटे ग्रीन सेल्स थे, एयर चेम्बर्स था, पोर थे, और नीचे स्टोरेज का काम था। तो जमीन पर रहने के लिए रिक्सिया ने दो कमाल की चीजें डेवलप की, क्या की, एक राइजॉइड्स की, राइजॉइड्स क्या करते थे, एंकर करते थे और एब्जॉर्ब का काम करते थे ताकि मिट्टी से जुड़े रहें। एक चीज है जो अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, वो क्या है, इसके ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर होता है जो इसको क्या बनाता है, डेजिकेशन रेजिस्टेंट, इसके लिए पानी जरूरी है, तो ऐसा एक लेयर होना चाहिए सेल के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, जो इसके पानी के सूखने को रोके।
तो ये फीचर दिखाता है कि कैसे एक्वेटिक एंसेस्टर ने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में खुद को ढाल दिया। तो टेरेस्ट्रियल में आने पे इन पे क्या बन गया, क्यूटिकल। तो इस पॉइंट को भी बच्चों याद रखना कि क्या होते हैं, इसमें क्यूटिकल का एक लेयर होता है। तो एग्जाम में रिवीजन के लिए फिर से क्या देख लेते हैं, इसमें क्या होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होते हैं, और ये कैसा होता है, डायक्टोमस होता है। हर ब्रांच दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। राइजोइड्स हमेशा कितने होते हैं, दो टाइप्स के, स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड में क्या होता है, पेग लाइक प्रोजेक्शन होता है। सेक्स ऑर्गन हमेशा एम्बेडेड होते हैं। स्पोरोफाइट में सिर्फ क्या था, सिर्फ कैप्सूल था। इलेटर्स इसमें क्या थे, एब्सेंट होते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा का क्या है, सबसे सिंपलेस्ट लिबरवर्ट या पोरोफाइट है। कभी कभी पूछा जाता है सिंपलेस्ट लिबरवर्ट स्पोरोफाइट किसका है, तो उसका आंसर क्या होगा, रिक्सिया का। तो स्टूडेंट, रिक्सिया की पूरी जर्नी हम एक बहुत बड़ी बात सीखते हैं कि क्या है, सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्सिया हमें क्या सिखाता है, एडेप्टेबिलिटी। हालत कितना भी मुश्किल हो, अनफेवरेबल सीजन है, तो आपके पास क्या है, ट्यूबर्स है और परसिस्टेंट एपिस होते हैं। जैसे ही क्या होता है, समय सही आता है तो वो वापस ग्रो कर सकता है। एक और चीज क्या है, एफिशिएंसी। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़े रिसोर्स हो, जाइलम फ्लोएम हो। अगर आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर एसिमिलिट्री और स्टोरेज जोन में वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो भी आप अपने को रिसोर्स में रख सकते हैं और अपना काम बखूबी कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कंसिस्टेंसी। एक नन्हा सा सब हमेशा वही रोजेट बनाता है, जो सिखाता है कि अपनी रूट से जुड़े रहने से असली ग्रोथ होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो, और इस पे एमसीक्यू वीडियो बनाने का भी, कि क्या क्या क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आपको इन वीडियोस के बारे में जानना हो या जो भी वीडियोस आप चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलिए, थैंक यू।